तो चलिए हम लोग सेट जो 3 है उसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोडाईकनाल। ये कोडाईकनाल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसकी आप लोग फोटो देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। इसमें दे रखा है मिरर इमेज फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से जो टी बन रही, तो ये जो डार्क वाला सर्कल है ये इधर आ जाएगा और खाली वाला इधर ही रहेगा। फिर इस तरीके से ये दो जो ये वाला डार्क वाला पहले आ जाएगा और ये खाली वाला। इस तरीके से देखिए कौन सी इमेज बन रही है, तो इन चारों में ए वाली बन रही है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 -4, -3 और 4,1 है का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इस तरीके का अगर क्षेत्र त्रिभुज दे रखा है जिसमें निर्देशांक दिए हैं, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, दे रखा है फार्मूला यहाँ पर। तो सिंपल है, इसका जो x1 है ये 1 हो जाएगा और देखिए y1 2 हो जाएगा और यहाँ पर x2 y2 और x3 और ये 1 जो है हमारा y3 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू इसी तरीके से इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे तो जो त्रिभुज का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पुट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर x1 जो है वहाँ हो जाएगा हमारा 1, फिर y2 हो जाएगा -3 और जो y3 है वो 1 है, फिर प्लस में x2 जो है वो हमारा हो जाएगा -4 और y3 जो है वो है 1 और y1 जो है वो हमारा 2 है, फिर x3 यहाँ पर दे रखा है +4, तो x3 जो है +4 दे रखा है और फिर y1 दे रखा है यहाँ पर 2, y1 +2 दे रखा है और जो y2 है वो -3 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 10 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे पे चलते हैं। इसमें देखा हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिकार का उत्सव है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे दे रखा है दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या दे रखी है 12,40,000 है। तो इसमें पूछ रखा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट दे रखा है, तो ये जो कंपनी है LMN ये 30% मोबाइल फ़ोन निर्मित करती है। तो यहाँ पर देखिए टोटल दे रखा है 12,40,000 का। अब हमको 30% निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 30% निकाल लेंगे। तो 30% निकाल लेंगे तो जो निकल कर आएगा यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 3,72,000, ठीक, 3,72,000 मोबाइल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है निषेचित अंडा युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा यूटेरस मतलब गर्भाशय में। तो यहाँ से एक और पॉइंट बन जाता है कि जो अंडे हैं वो कहाँ निषेचित होते हैं। तो आप लोग याद रखना जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें अंडे निषेचित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। तो यहाँ पर क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कास्ट प्राइस की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक जो डायग्राम से करते हैं उसी से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर CP और SP का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे रखा है 144 रुपये में बेचने पर, तो हम लोग सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं 144 रुपये है। फिर यहाँ पर हानि की बात की गई है, 1/7 की हानि होती है। तो हानि होती है तो 1/7 हानि है, ठीक है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कभी भी अगर हानि दे रखी होती तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके डायग्राम विधि से करेंगे तो 100 से माइनस कर देंगे। हानि हमेशा 100 से माइनस करेंगे, लाभ दिया होता तो 100 में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100/7, इसी को हम 100/7 लिख लिए हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 600/7, ठीक है। तो इस तरीके से 600/7 आ गया। यहाँ पर अब हमको कास्ट प्राइस निकालना है। कास्ट प्राइस निकालना का मतलब हमको सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और कास्ट प्राइस निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस की तरफ जाना है, मतलब हमको उल्टे चलकर जाना है। तो उल्टे चलकर जब जाना होता है तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 144, अब सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस की तरफ जाना है। तो ये जो हम लोग निकाले हैं इसको उल्टा कर देंगे, बस इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 600 ऊपर है तो 600 नीचे हो जाएगा, 7 नीचे है तो 7 ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख के बस इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा कास्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 168 हमारा कास्ट प्राइस आ जाएगा निकल कर। तो ईजी है,
ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसी डायग्राम से आप लोग सॉल्व करना। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस निकल के आ गया। तो अब चलिए अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालें तो इस फार्मूले पर देखिए, इस वाले फार्मूले पर, तो जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो लाभ, ठीक है। तो जो 189 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, और उसका सेलिंग कास्ट प्राइस कितना है, अभी हम लोग 168 रुपये निकाले हैं कास्ट प्राइस, 168 कास्ट प्राइस निकाले हैं। तो जो विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं तो हमारा लाभ निकल कर आ जाता है। और अपॉन में देखिए क्रय मूल्य हमारा 168 है, यहाँ पर देखिए अभी निकाले हैं 168, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 21/168 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12.5% लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना 12.5% लाभ निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। अब इसमें दे रखा है 720 को ABCDE के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, और समांतर श्रेणी का मतलब आप लोग समझते हैं कि क्रमानुसार कोई संख्या हर एक पद में जुड़ती चली जाए। तो फिर कह रहा है ई को ए से 40 रुपया अधिक प्राप्त हुई है, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो चलिए इजी क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम जो 5 ABCD और E, ये जो 5 लोग हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो A है उसको 100 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो उसमें कह रहा है E जो है, E को A से 40 अधिक मिले हैं। तो मान लो इसको अगर X मिला है तो E जो है E को 40 A से 40 मतलब अधिक मिलेंगे। तो A को X मिला तो इसको X + 40 मिलेंगे, X + 40 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब दूसरी कंडीशन है भी, ये समांतर श्रेणी में है पाँचों, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 10 इसमें जोड़ें, 10 इसमें जोड़ें, 10 इसमें जोड़ें, 10 इसमें जोड़ें, तब जाके 40 यहाँ पर अधिक होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि यहाँ पर अब अगर सर्वांशन वो जो सर्वांतर होगा, यहाँ पर सर्वांतर डी जो होगा वो हमारा 10 होगा। तो पहला पद जो है वो x होगा, तो दूसरा जो है वो हो जाएगा x + 10, और तीसरा जो है वो हो जाएगा x + 20, और जो चौथा है वो हो जाएगा x + 30, और पाँचवा तो यहाँ पर दे ही रखा है x + 40, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पाँचों पद हो जाएंगे, ठीक। तो फिर उसमें कोई प्रश्न में कह रहा है कि जो 720 रुपया है इन पाँचों में बांटा गया, तो पाँचों का हिस्सा तो हमने लिख दिया है कि ये देखिए समांतर श्रेणी में हमने लिख दिया है पाँचों का हिस्सा। तो चलिए प्रश्नानुसार इसको हल कर लेते हैं। तो जो 720 रुपया है इसको पहले को x मिला है और दूसरे को x + 10 मिला है। जो C है उसको x + 20 मिला है, और जो D है उसको x + 30 मिला है, और E जो है उसको फाइनली x + 40 मिला है। अब इनको सबको ऐड कर लिया गया है तो 720 के बराबर आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 1 2x 3x 4 5x 5x + 100 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो x हो जाएगा हमारा 720 से माइनस होगा तो हो जाएगा 620, और 5 अपॉन में आ जाएगा 5 हो जाएगा हमारा 124। तो यहाँ पर 124x निकल कर आया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है B को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर B देखिए, B का जो धनराशि था वो x + 10 था, ठीक है। तो x निकल कर आया है 124, और तो B का जो था x + 10 था, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 134। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, 134, ठीक है। तो 134 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आप लोग देख लीजिए, इसकी जो लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज है, हमको समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए। जिन भाइयों को अगर आ रहा है इसका लैंग्वेज समझ में तो वो आप लोग इसका राइट आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, उसके पास 25,000 रुपये हैं, ठीक है। 20% उसने दुकान के अन्य सामग्री को खरीदा है और 30% फर्निशिंग में खरीदा है, ठीक है। तो टोटल उसने 50% रुपये खर्च कर दिए हैं, अब बचे हैं उसके पास 50%, ठीक है। तो वही पूछ रहा है बाकी के बचे हुए कितने हैं। तो ये जो 25,000 है, 25,000 का हम लोग 50% निकाल लेंगे। तो 25,000 का 50% मतलब 25,000 का आधा कर दो तो हो जाएगा 12,500। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12,500 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा जो है। कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर अगर भारत की बात हम करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सीमा जो देश भारत के साथ साझा करता है उसकी अगर नाम की बात हम करें तो बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगर वहीं पर सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान है वो 106 किलोमीटर दूरी के साथ भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट आप लोग याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। इसमें रखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नमक का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच मान का जलीय घोल देता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग पीएच स्केल की बात करें, ठीक है, तो पीएच स्केल में जो 7 होता है उसको हम लोग प्योर वाटर के बोलते हैं। ठीक है, अगर पीएच स्केल या पीएच मान जो है 7 से कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है, कोई वस्तु दे दिया या कोई फल का नाम दे दिया और पूछ लिया कि किसका कितना पीएच मान होगा। तो अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट देख लीजिए तो जो दूध है उसका 6 पीएच मान है। ठीक है, और जो ब्लैक कॉफ़ी उसका 5 पीएच मान होता है, टोमेटो जूस का 4 होता है, एप्पल जूस का 3 होता है और नींबू का 2 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर जो अंडे का आपसे पूछ सकता है तो अंडे का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है और बेकिंग सोडा का 9 और जो हम लोग हाथ धोने वाला साबुन होता है उसका 10 होता है और अमोनिया सोल्यूशन होता है उसका 11 होता है और ब्लीचिंग पाउडर का 12 होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग इस चार्ट से याद रखेंगे प्लस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। इसमें दरअसल निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी। ठीक, तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत यहाँ से आप लोग एक प्लस पॉइंट और याद रखना, देख लीजिए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1942 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है एक श्रृंखला दे रखी है, तो यहाँ पर सी से डी हुआ है। ठीक है, सी से डी का मतलब +1 हुआ है, फिर डी से एफ हुआ है मतलब +2 किया गया है, फिर एफ से आई हुआ है मतलब +3 हुआ है। तो नेक्स्ट जो होगा वो +4 होगा। तो आई में +4 करेंगे तो यहाँ पर आई का मतलब 9 9 में +4 करेंगे तो 13 13 के स्थान पर कौन आता है एम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा हमारा एम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। इसमें देखा अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साई प्रणीत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखा है यदि सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर जो है उसको सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो अब इसका मान तो होता है tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 3 दे रखा है, अब इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर tan हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा +1। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो सेक स्क्वायर थीटा होगी और ये ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसी के बराबर हो गया है। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 होगी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। तो 18 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर होता है ऊपर और ये हमारा दक्षिण, तो इसमें बोला गया दक्षिण अगर दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ठीक है, और ये हमारा पश्चिम होता है इधर, तो जो दक्षिण है वो दक्षिण पश्चिम मतलब 45 डिग्री जो है वो हम लोग क्लॉकवाइज घुमा दें, तब फिर उत्तर किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर इस दिशा में हो जाएगा। तो उत्तर जो होगा वो उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं। इसमें दे रखा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ हो जाएगा।
तो हम लोग यही प्लस पॉइंट कुछ देख लेते हैं। तो जो एल्युमिनियम है और आयरन जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके या धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। इसमें कह रहा कुछ, ये कथन दे रखा कुछ धातुएं लोहा हैं। ठीक है, कुछ जो धातुएं हैं, ये धातुएं हम लोग, ये क्या है, लोहा है, लोहा है। तो कुछ लोहा भारी है, तो यहाँ पर कुछ लोहा जो है वो भारी है। तो निष्कर्ष इसमें दे रखा है सभी लोहे धातुएं हैं। ये देखिए लोहा जो है ये धातुएं नहीं है, गलत हो जाएगा। और दूसरा है सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं भी नहीं है, ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें दे रखा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? ठीक है, तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये जो 4 दोस्त हैं इन चारों को ऐड कर लेते हैं। फिर केक 1 है तो 1 से हम लोग माइनस कर देंगे, इन चारों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। 3 + 4 + 10 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 - 19/24 बराबर 5/24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर ये 3rd है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। इसमें देखा 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं ये पहले देख लो आप लोग। तो जो 2 प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 2 प्राकृतिक संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एचसीएफ 1 है तो उनका लासा कितना होगा? तो लासा उनका होगा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3rd है ये सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब उसके शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाल मतलब स्पीड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें दे रखा है रोहन, ठीक, रोहन और रोहित जो हैं वो दोनों लोग मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं। और दे रखा है रोहन उसी काम को अकेले 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 30, और ये 30 हमारा क्या हो जाएगा कुल काम, मतलब 30 काम है हमारे टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि रोहन एक दिन में कितने काम करेगा। तो रोहन एक दिन में 2 काम करेगा। और यहाँ पर अगर रोहन और रोहित की बात करें तो ये दोनों लोग मिलकर 3 काम प्रतिदिन करेंगे। ठीक है, तो 3 काम प्रतिदिन अगर कर रहे हैं रोहन और रोहित मिलकर, और रोहन का 2 दे रखा है तो रोहित का निकल कर आ जाएगा रोहित 1 काम प्रतिदिन करेगा। तो रोहित जो है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1 काम प्रतिदिन करेगा, 1 काम प्रतिदिन करेगा। तो टोटल काम इसमें 30 दिन दे रखा है, सॉरी 30 काम दे रखे हैं टोटल। तो उसमें पूछ रखा है कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखिए 30 काम है और 1 काम प्रतिदिन करता है, तो 1 काम प्रतिदिन करता है, तो इस तरीके से 30 दिन रोहित को लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसमें देखिए ए पे दे रखा व्हेल, जहाज, महासागर। तो देखिए व्हेल और जहाज अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन ये दोनों महासागर में पाई जाती हैं। तो देखिए इसका जो डायग्राम बन जाएगा, सबसे बड़ा वाला पहले ये हो गया हमारा महासागर, महासागर के अंदर ये हो गई व्हेल, और ये हो गया जहाज, जहाज को बी से और व्हेल को ए से दिखाया गया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है ये सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सही देखने के लिए ये दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं, रेशियो दे रखा है, सॉरी रेशनल नंबर जो दे रखे हैं भिन्न, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 9/16 और 13/24 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 24 बराबर 13 × 16। तो निकल कर आएगा यहाँ पर 116 और बराबर ना लगाओ, यहाँ पर कामा लगा सकते हो, 208। तो देखिए यहाँ पर मतलब जो 9/16 है वो 216 आया है, और 13/24 वो 208 है। मतलब 9/16 बड़ी संख्या है और 208 जो है वो छोटी है। तो यहाँ पर देखिए अगर
ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखिए, तो यहाँ पर ये जो संबंध दे रखा है यही सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ठीक है, तो जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं उनका जो बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 18वें वर्ग के तत्व हैं उनको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो उनको हम लोग अक्रिय गैस, नोबल गैस और निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो हीलियम गैस है वो किस काम आती है? तो देखिए हीलियम गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाती है और गोताखोरों के जो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ इसको मिक्स करके भरा जाता है, और ये हल्की होती है इसलिए वायुयान के टायरों में भी भरा जाता है इसको। और अगर यहीं पर बात किया जाए कि विद्युत लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियान भरी जाती है, और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, और निष्क्रिय वातावरण को भी बनाने के लिए हम लोग लैब में आर्गन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, और इनका सीरियल नंबर हम लोग भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हीलियम का है वो 2 है, नियान का 10 है, आर्गन का 18 है। इसी तरीके से सबको याद रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पारपोइसेस। ठीक है, तो पारपोइसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन पारपोइसेस हम लोग कहते किनको हैं? तो पारपोइसेस वे स्तनधारी जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो समुद्री स्तनधारी जीव को हम लोग पारपोइसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग और जान लेते हैं कि जो पराध्वनि उत्पन्न और कौन कौन से जानवर हैं जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉल्फिन जो समुद्र में पाई जाती है, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहा, ठीक है, ये सब पराध्वनि निकाल सकते हैं। तो यहीं पर अगर हम लोग जो साउंड की जो आवृत्ति होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो हम लोग श्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है, जो हम लोग श्रव्य ध्वनि सुनते हैं, मतलब जो सुनने लायक रेंज होती है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। ठीक है, और कौन सी ध्वनि जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं? तो जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो ये पारपोइसेस ध्वनि मतलब जो पराध्वनि होती है, अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग कहते हैं, जो मेडिकल में यूज होती है अल्ट्रासाउंड, तो वो उसकी रेंज कितनी होती है? तो जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, मतलब पराध्वनि कहते हैं, जो चमगादड़ निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है द्रव्यमान का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इस तरीके से 1/8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा पाइप को 169165 लिखा जाता है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर पाइप की बात करें तो पाइप जो है ये PIPE। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 आया, मतलब ई का जो सीरियल नंबर है वो 5 है, उसके बाद ये 16 है। ठीक है, मतलब पी का जो सीरियल नंबर है वो 16 है, आई 9 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो सीरियल नंबर सबका लिखा गया है। तो उसी तरीके से स्वान जो है उसका लास्ट का अक्षर पूछा है, लास्ट का अक्षर तो एन जो है वो 14 पर आता है, तो लास्ट अक्षर पूछा है, तो लास्ट अक्षर जो है 4, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे चलते हैं। इसमें कह रहा मार्च 2015 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि मार्च के पहली तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक डेट लिख लेते हैं, 1 मार्च 2005 हम लोग मान लेते हैं 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सिंपल है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ऐसी सेंचुरी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ हमने 2000 लिखा है। ठीक है, तो ऐसी सेंचुरी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो 400 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि 400 से जो डिविजिबल होती है उसका जो ऑड डे होता है वो 0 होते हैं। ठीक है, तो 2000 जो है वो 400 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 2000 400 डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 2000 लिख लिए हैं। फिर 2000 के बाद 2001 आता है, 2000 के बाद 2002, फिर 2003, फिर 2004। ठीक है, 2004 के बाद 2005 जब लग जाता है तो उसमें देखिए जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का हम लोग पहली मार्च का एक दिन लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए सबका ऑड डे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2001 में एक ऑड डे होगा, 2002 में एक ऑड डे होगा, और 2003 में एक ऑड डे होगा, 2004 में 2 ऑड डे होंगे। लेकिन 2004 में 2 ऑड डे क्यों होंगे? इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, फिर 2 ऑड डे लीप ईयर में होते हैं, लेकिन वो सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, 400 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ ये भी लीप ईयर आप इसको मान सकते हैं क्योंकि 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 400 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसमें लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है और इसमें ऑड
डे जो है वो 0 हैं। तो चलिए फिर जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, तो 3, और फरवरी में 0, और 1 मार्च की पहली तारीख है तो इसलिए 1 को हम लोग 1 ऑड डे हो गए हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर यहाँ पर ऑड डे की बात करें तो टोटल ऑड डे जो है वो हमारे 9 हो जाएंगे, और 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो टोटल निकल कर आएगा वो हमारा 2 ऑड डे निकल कर आएंगे। इसका मतलब 1 मार्च जो हम लोग ये माने हैं, 1 मार्च को सप्ताह का दूसरा दिन होगा। 2 ऑड डे का मतलब सप्ताह का दूसरा दिन, और सप्ताह किस दिन से स्टार्ट होता है, तो कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन हम लोग सोमवार मानते हैं या माना गया है, ठीक है। तो दूसरा दिन मतलब मंगलवार होगा, तो 1 मार्च को मंगलवार होगा, ठीक है। तो पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, 4 मार्च को पहला शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन में पहला शुक्रवार ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला सिटी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है। ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इंदौर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्वच्छ सिटी का, ठीक है। तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जो है इंदौर को लगातार 5वें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर के साथ नंबर 1 रैंकिंग पर रखा गया है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मार्क्स से करना हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है 1,60,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 1,60,000, और जो टाइम है टी स्मॉल टी वो 2 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक पूछा है, अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइम हो जाएगा 4 हाफ ईयर हो जाएंगे, मतलब 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगी यहाँ पर। तो जो रेट दे रखा है, रेट वार्षिक दे रखा है, 10% वार्षिक दे रखा है। तो जब अर्धवार्षिक रूप से गणना किया जाएगा तो रेट हमारा आधा हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। तो अब इन वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देना है और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस कर देंगे P से, ठीक। तो इस पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा प्रिंसिपल है 1,60,000, ब्रैकेट में 1, रेट हमारा हो जाएगा 5/100, टाइम जो है 4 है, माइनस P 1,60,000, 1,60,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,60,000, ये तो पहले ही रहेगा 21/20 की पावर 4 माइनस ये 1, 1,60,000 ये लिख लेते हैं, 1,60,000। फिर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 34,481। आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा 34,481। इस तरीके से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर संसद की बात करें तो संसद में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं संविधान में, संसद के 3 भाग दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर अगर लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया है और राज्यसभा 80 में दिया गया है, तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं। और इसमें टोटल सीटें जो हैं वो 543 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। और इसकी जो एज होती है वो 25 साल न्यूनतम एज होती है लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए, ठीक है। अगर लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो कौन बताओगे, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है। और यहीं पर राज्यसभा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की जो न्यूनतम सीटें हैं वो 245 हैं और मैक्सिमम सीटें जो हैं वो 250 सीटें हैं, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं विधानमंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहीं पर अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। विधानमंडल में 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो जो विधायक बनते हैं जिनको हम लोग एमएलए बोलते हैं वो विधान परिषद के सदस्य होते, सॉरी विधानसभा के सदस्य होते हैं। और जो एमएलसी होते हैं वो हमारे विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है
किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखा है सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है, तो ये अमेरिका में होता है। तो चौथा ऑप्शन यूएसए दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे करंट अफेयर की बात पूछे कि 2021 का जो है ऑस्कर अवार्ड किस पिक्चर को दिया गया है, तो नोमैडलैंड को दिया गया है। इसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को 2021 का ऑस्कर अवार्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 गलत दे रखा है, गलत है, छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे चलते हैं, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा cos a माइनस cos a sin a माइनस sin b। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इसका इससे मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला एक बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरीके से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी। तो यहाँ पर देखिए इस साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर ए को मिलाकर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर माइनस बाहर हो गया तो प्लस का कॉज स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 मिलकर 0 हो जाएगा। फिर अगर अंश 0 होता है, अपान में कुछ भी हर में कुछ भी हो, तो सारी संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखा है यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें स्पीड दे रखा है, चाल दे रखी है, चाल जो है वो दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमारा दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट, और 3 घंटे 20 मिनट को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा हमारा 3 घंटे 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 200 मिनट हो गए, और मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा टाइम जो है वो सेकंड में निकल कर आ गया है। ठीक, तो वहाँ पर हमको दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला जो होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी मतलब चाल इंटू टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से चाल जो है 15 दे रखा है और टाइम जो है हमारा 200 गुणे 60 दे रखा है, 200 गुणे 60 दे रखा है। ये किस में निकल कर आएगा, ये मीटर में निकल कर आएगी, सारी डिस्टेंस जितनी है मीटर में निकल कर आएगी। लेकिन ऑप्शन जो किलोमीटर में दे रखें तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आप जो किलोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो 3 जीरो ये कट गए 3 जीरो से। ठीक है, 15 दूना 30 और 30 छक्का हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस निकल कर आएगा 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे चलते हैं। इसमें देखा पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री को पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, स्मृति ईरानी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में भी जो स्मृति ईरानी है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री हैं, ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे चलते हैं। इसमें देखा धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो धावन सोडा का फार्मूला देख लेते हैं। तो ये हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछ रहा है पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए पानी के 10 अणु हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा हमारा 10 अणु। ठीक है, तो अगर इसका पूरा नाम आपसे पूछे तो इसका पूरा नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब 10 को डेकाहाइड्रेट हो जाएगा पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 43 नंबर पे। इसमें कह रहा है अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, तो इसमें 16 पदक जीते थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम लोग कुछ प्लस पॉइंट इसके याद कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो 2021 का ओपन कराटे चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो आयरन है। आयरन शब्द जो है Fe से डिनोट किया जाता है, और Fe का फुल फॉर्म क्या है, यह है फेरस, और फेरस शब्द जो है ये लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 3rd सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सभी कारें जीप हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सभी कारें हैं वो क्या हैं, सभी कारें जीप हैं, जीप हैं। फिर कह रहा है सभी जीप 4 पहिया हैं, ये सभी जो जीप हैं ये क्या है, 4 पहिया, 4 पहिया मतलब 4 व्हीलर है, 4 पहिया है। ठीक, तो निष्कर्ष इसमें दे रखा है सभी 4 पहिया कारें हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और दे रखा है कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो ये तो सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए केवल निष्कर्ष जो है वो 2 अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है उसकी पहचान करें। तो प्रश्न दे रखा है सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। तो पहला कथन दे रखा है पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसमें जो ये इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दूसरे में दे रखा है 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों कथन है दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल से कौन सी आकृति बनी है ये देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर बी में देखें, ठीक है, तो ये बी वाला आकृति बनी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो कोई गाय जो है हम लोग बना लिए, गा से गाय हो गई, और कोई गाय बिल्ली नहीं है तो ये बिल्ली हो गई, बिल्ली। फिर सभी बिल्लियों की मूछें हैं, तो ये जो बिल्लियों की मूछें हैं ये मूछें हो गई। निष्कर्ष देखते हैं। इसमें दे रखा कुछ गायें बिल्लियाँ हैं, कुछ गायें बिल्लियाँ, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दे रखा कुछ गायों की मूछें हैं, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है 5 से देखिए 7 हुआ है, मतलब +2 हुआ है। फिर कितना हो गया, +4 हो गया है। ठीक है, +4 हो गया है, मतलब इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, +6 हो गया, मतलब 2 में मल्टीप्लाई 3 से कर दिया गया है। ठीक है, फिर 2 में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 4 से, मतलब 2 गुणे 4 और 4 दूनी 8, तो 17 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में 25 है। अब देखिए अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, तो आई से जे हुआ है, आई से जे हुआ है मतलब +1 किया गया है। फिर जे से एल हुआ है मतलब +2 किया गया है। और फिर यहाँ पर एल से ओ पर जाएँ तो +3 किया गया है। तो मतलब देखिए क्रमानुसार 1 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस, फिर 3, अब नेक्स्ट में +4 किया जाएगा। तो +4 जब किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ओ में +4 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। तो इस तरीके से 25S हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। ठीक है, तो आमतौर पर जो विद्युत धनात्मक होते हैं उनकी संयोजकता जो होती है वो होती है 1 2 3। ठीक, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति वाले परमाणुओं को हम लोग धन विद्युतीय परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो मतलब और जिन परमाणुओं में उनके संयोजक शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, ये भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति को हम लोग परमाणुओं को धन विद्युतीय परमाणु कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कह रहा है एक 36 मेज पर एक घड़ी रखी गई है, दोपहर 3 की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, दोपहर 3:40 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम दे रखे हैं हमने, दोनों टाइम की घड़ी बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए 3 बजा है, तो 3 बजा है, डायरेक्शन दे रखी है 3 बजेगा जब टाइम, तो जो मिनट वाली सुई ये देखिए, ये मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा में होगी। तब फिर पूछ रहा है जब 3:40 होगा तब ये मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, तो मिनट वाली सुई देखिए यहाँ पर ये इधर दक्षिण है, अगर चारों ऑप्शनों में देखें तो यार मिनट वाली सुई जो है दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिग्री भी कह रहा है, तो हम लोग डिग्री निकाल कर देखते हैं कितना डिग्री है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 6 है, 6 और 8 के बीच में कितना मिनट है, तो 10 मिनट है। और 10 मिनट में कितना डिग्री हो जाता है, तो हमको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये दक्षिण के पश्चिम में 60 डिग्री सुई है। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम की ओर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम की ओर मिनट की सुई होगी। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति
प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए पहले में ये जो दो स्क्वायर हैं पास पास में है तो इनको खींच कर कॉर्नर पे कर दिया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर को खींच कर कॉर्नर पर कर दिया गया है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आकृति है ये पहले ऑप्शन पे दे रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 53 पे। इसमें देखा निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट करें तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 हो गए। फिर इसको 1 और 2 को मिलाने पर 11 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर ये वाला पूरा 15 के बाद ये वाला पूरा कंप्लीट, ये हो गया 16 हो गया। 16 के बाद इसको मिलाएंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 17। फिर 17 के बाद इसको कंप्लीट मिलाएंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो इसमें हो गए हैं 18 ट्रायंगल, ठीक है। 18 ट्रायंगल हो गए। अब इधर आते हैं तो इसमें गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 ट्रायंगल तो ऐसे हुए। अब मिलाने पर कितने होंगे, 1 और 2 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। 7 हो गए। एक ये 8 हो गया, ठीक। और एक ये बड़ा वाला 9 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो 18 और प्लस 9 मिलकर हमारे हो जाएंगे 27, ठीक है। 18 और 9 मिलकर हो जाएंगे हमारे 27। तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 27। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दे रखा है निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है। तो इसमें अगला चित्र बताना है। तो ये वाला देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये दूसरे पर आ गया है, यहाँ से यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से उठ के ये नीचे आ गया है, मतलब क्लॉकवाइज एक एक बॉक्स शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो अगला ये वाला है यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में चारों में ये यहीं पर है, ठीक है। तो इससे नहीं हो पाएगा, दूसरे ढंग से करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ से इस बॉक्स को देखें तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ आ गया है। उसी तरीके से ये जो प्लस माइनस है ये ऊपर चला गया है, तो यहाँ इस तरीके से शिफ्ट मिला है। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला इस तरीके से नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी अब इसका जो क्वेश्चन मार्क में आएगा उसी तरीके से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा और ये वाले जो चिन्ह बने हैं ऊपर चले जाएंगे और ये ट्रायंगल नीचे आ जाएंगे और प्लस माइनस ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा। तो ये ओम जो है, ये ओम का इन्वर्स है रो जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से जो बना है ये ऊपर किस में है देखते हैं। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, इन दोनों में है, सी और डी में है। तो सी और डी में है, ठीक है। तो सी और डी में और कंफर्म कर लेते हैं। अब ये स्टार, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर कौन है, नीचे में यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए। प्लस माइनस देखते हैं किस में है, तो प्लस माइनस इसमें है और इसमें प्लस माइनस डबल है तो ये नहीं होगा। तो बचा किसमें, इसमें डी में। तो ये वाला डी सही है। डी कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, तो डी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे इसमें दे रखा है विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही हो जाएगा, रणवीर सिंह। तो यहीं पर अगर हम लोग राणा दग्गू बाटी हैं इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि बाहुबली में भल्लाल देव का रोल किसने, मतलब किरदार किसने निभाया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा दग्गू बाटी, ठीक है। और जो हमारे शहीद कपूर हैं ये पद्मावत में राजपूत शासक महाराज रतन सिंह का किरदार निभाए हैं। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर टैंक को 1/2 घंटे में भर सकते हैं, मतलब 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर दे रहा है जो ए और बी वाल्व है ये दोनों एक साथ टैंक को भरने में 6 घंटे का टाइम लेती हैं, और वहीं पर जो बी और सी वाल्व हैं अगर ये दोनों टैंक को भरे तो ये 10 घंटे लेती हैं, और ए और सी टैंक को भरने में 7.5 घंटे लेती हैं। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 450। तो ये 450 हो जाएगा, ये 450 लीटर में आएगा और ये लीटर टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगर यहीं पर टाइम एंड वर्क से होता तो ये हमारे कुल काम हो जाते, लीटर की जगह पे ये कुल काम हो जाते, लेकिन यहाँ पर टंकी और पानी से तो पानी हो जाएगा कुल पानी, ठीक है। तो यहीं पर अगर बात करें कि जो ये घंटे में है, ठीक है,
ये हावर में घंटा है। तो यहीं पर अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालें, मतलब ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, तो 6 से हम लोग 450 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो 75 आएगा, ये हमारा 75 लीटर पर घंटे की एफिशिएंसी आ जाएगी। और उसी तरीके से बी जो है वो 10 हमारा निकल कर आ जाएगा 45 10 450 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। और जो हमारा ए प्लस सी है ये हमारा आ जाएगा 60 लीटर प्रति घंटे पानी भरेगा। तो यहाँ से अब ये तीनों एक तरीके से इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन बन गई हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 75 दे रखा है, और जो ए प्लस सी है वो 60 दे रखा है, और बी प्लस सी जो है वो 45 दे रखा है, 45 दे रखा है। तो यहीं पर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इससे घटा दें तो ये माइनस का, तो देखिए प्लस का सी और माइनस का सी मिलकर 0 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 60 से 45 जाएगा तो बचेगा हमारा 15, ठीक है, 15 बचेगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 15। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखिए प्लस का बी और ए माइनस का बी मिलकर 0 हो जाएगा, और ए मिलकर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 और 15 मिलकर 90 हो जाएगा, और ए इक्वल टू हमारा निकल कर आया जाए 45, ठीक। तो ए इक्वल टू 45 लीटर प्रति घंटा निकल कर आई कैपेसिटी, लीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर देखिए पूछा ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो देखिए भैया 445 लीटर की टंकी है, 450 लीटर की टंकी है, और 1 घंटे में 45 लीटर पानी भरता है। तो 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 घंटे आ जाएगा, 10 घंटे आ जाएगा टाइम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है चौथा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे चलते हैं। इसमें दे रखा दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन दे रखा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 57 का निष्कर्ष दे रखा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। तो ये तो सही है। फिर दूसरा है हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। तो इस तरीके से जो निष्कर्ष ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, ये भी हम लोग याद रखेंगे। और वहीं पर आपसे अगर बात किया जाए कि प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक आत्मराम पांडुरंग हैं, ठीक है नहीं थे, ये अभी समय नहीं है, आत्मराम पांडुरंग, तो ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसमें देखा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर एक मिसाइल बनी हुई है, सर्कल के अंदर मिसाइल बनी हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं चारों में, तो जो चौथा आएगा वो भी सर्कल के अंदर मिसाइल होगी, ठीक है, बट डायरेक्शन नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर सर्कल के अंदर मिसाइल नहीं है, सर्कल के अंदर मिसाइल ये नहीं बनी है, और यहाँ पर भी सर्कल के अंदर मिसाइल नहीं, यहाँ पर सर्कल के अंदर मिसाइल है। इस तरीके से जो आकृति ए है वो सही हो जाएगा। तो आकृति ए कौन सा ऑप्शन पे है, 4th ऑप्शन पे है। इस तरीके से चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। ठीक, तो गति संयोजित स्पीड निकालनी है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जो स्पीड निकालनी है वो प्रति घंटा में निकालनी है। और देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में है और किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुल जो डिस्टेंस है मतलब दे रखी है तो वो कितनी हो जाएगी हमारी कुल डिस्टेंस, तो दोनों ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन की जो कुल लंबाई है उसको ऐड कर लेंगे तो हमारी कुल दूरी निकल कर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर कुल दूरी की बात करें तो दोनों ट्रेनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों ट्रेनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया तो कुल दूरी आ जाएगी 310 मीटर, कुल दूरी आ गई। और यहाँ पर अगर कुल टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर दे रखा है 9.3 सेकेंड, 9.3 सेकेंड, ठीक। तो अब सिंपल सा जो फार्मूला है गति के फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे और निकल आएगा। तो दूरी बटे समय हो जाएगा हमारा फार्मूला गति का, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर 310 मीटर दे रखी है, ठीक है, लेकिन 310 मीटर तो है, ठीक है। अब टाइम कितना है 9.3 सेकेंड। अब यहाँ पर हमको ये जो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड को सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और 1000 से
मल्टीप्लाई कर देंगे हर में, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 1 0 से 1 ये 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा हो जाएगा अब सॉल्व करने पर 31 गुणे 36/9.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 पे इसमें दे रखा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें दे रखा है यदि ए बी ई सी के समांतर हो, मतलब जो ए बी है ये ई सी के समांतर है, तो जो ट्रायंगल बी सी डी मतलब ये 72 दे रखा है, तो एंगल बी ए सी का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो देखिए इसका मान बहुत ईजी है। अगर इस तरीके का आकृति दे रखी है, ये इस पर रेखा है ई डी, ठीक है, तो ये सीधा हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इस पर रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसके समांतर है, ठीक है, इस तरीके से ये समांतर है। तो इस तरीके से अगर समांतर बन रही है तो ये एक एंगल है। अब इसको छोड़कर, इस रेखा के अलावा छोड़कर जो दूसरा एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये 2 एंगल छोड़ के जो तीसरा एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये तीसरा जो अपोजिट इसको एंगल बोलेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसका जो एग्जैक्ट वेट है उसकी बात करें तो ये 6 × 10⁻⁴ नहीं होता है, ये 6 की जगह पर होता है 5.972 × 10⁻24 kg। और यहीं पर अगर हम लोग जो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है तो वो होती है 6371 किलोमीटर, ठीक है, लगभग यही होती है। और अगर यहीं पर अगर पृथ्वी के बारे में और हम लोग जान लें तो पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो हम लोग शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है हम जो कोई 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु ए और बी मान लेते हैं, कोई बिंदु ये है, इनके बीच का विभवांतर जो है 18 वोल्ट है, ठीक है। और जो कूलाम है वो हमारा, कूलाम मतलब जो आवेश होता है चार्ज, वो 4 कूलाम है। तो किया गया कार्य जो है वो कितना होगा, किया गया कार्य हमारा होता है W = Q × V। क्यों आवेश होता है और V विभवांतर होता है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ दिया है। तो हमारा 4 × 18 इस तरीके से W जो है वो हो जाएगा 18×4 = 72 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर W जो कार्य है इसका फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। अगर यहीं पर आपसे पावर पूछ लेता तो पावर = हो जाएगा W/T, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधातु जो है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हम लोग कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन इस तरीके के कुछ अधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा है यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 11 से विभाज्य होती है कोई संख्या तो यहाँ पर जैसे x 4461 दे रखा है, तो इसमें जो विषम पद है उसका योग माइनस सम पद जो है उनका योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर सम विषम पदों की बात करें तो x विषम पद है, ये 4 विषम पद है और 1 ये विषम पद है, तो इनको हम लोग जोड़ देंगे x + 4 + 1 और माइनस कर देंगे किसके, सम पदों के। तो ये सम 4 है और 6 सम है, तो 4 + 6 ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा x = 5 निकल कर आ जाएगा। तो x = 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे इसमें कह रहा हुआ पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रम पुरस्कार, ठीक, सेकंड जो है वो सही हो जाएगा हमारा, श्रम पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, ठीक। तो जो पहला ऑप्शन है लंबाई, लेंथ, तो इस पर तो निर्भर करता है, लेकिन वहाँ पर पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो लंबाई पर निर्भर करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है। देखिए अगर कॉपर का होगा तो कम प्रतिरोध होगा उसमें, अगर एल्युमिनियम का है तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और एरिया पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई अगर उसकी कम है
तो कम प्रतिरोध, ज़्यादा मोटा तार है तो ज़्यादा प्रतिरोध। लेकिन प्रेशर दाब पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखिए बी से डी हुआ है मतलब +2 हुआ है, फिर डी से एफ हुआ है मतलब +2 हुआ है, तो एफ से अगर हम लोग +2 करेंगे, एफ से +2 करेंगे तो एच आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर 25 जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ले, तो 25 से 23 हुआ मतलब -2 हुआ है, 23 से 21 हुआ -2 हुआ, तो इसी तरीके से फिर -2 करेंगे तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी वो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 हो जाएगा। और फिर हम लोग चलते हैं जो वाई जो है, वाई के बाद क्या आया है, तो वाई जो है 25 है, तो 25 के स्थान पर वाई लिखा गया, मतलब वाई जो है, वाई का जो सीरियल नंबर वो 25 है। तो उसी तरीके से 23 है, तो 23वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो डब्ल्यू आता है। 21 के स्थान पर यू आता है, तो उसी तरीके से 19 के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 19 के स्थान पर एस आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 70 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ जो हैं वो फूल हैं, तो हम लोग बना लेते हैं सभी पंखुड़ियाँ, पा से पंखुड़ियाँ क्या हैं, फूल, तो फा से फूल हो गया। और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो सभी पंखुड़ियाँ जो हैं इसको अभी हम लोग नहीं लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं सभी पीले फूल हैं। तो जो ये फूल हैं वो क्या हैं, सभी पीले फूल हैं। इस तरीके से नहीं बनेगा, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले बनाएंगे कथन सेकंड को हम लोग, जो कथन सेकंड है सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, तो हम लोग बना लेते हैं सभी पंखुड़ियाँ जो हैं, पंखुड़ियाँ वो हैं क्या हैं, पीली हैं, पीली हैं। फिर कथन 3 को हम लोग करते हैं सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, ये क्या हो गया, फूल। फिर हम लोग आ जाते हैं पहले पर सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, तो यहाँ पर देखिए पंखुड़ियाँ और फूल हो गया है। तो यहाँ पर अगर निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष सभी फूल पीले हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी फूल पीले नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं, देखिए सभी पीले जो हैं वो पंखुड़ियाँ भी नहीं हैं, कुछ पीली पंखुड़ियाँ होती तो ये सही होता, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर जो ये सेकंड है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ये तो गलत है। फिर रॉकेट लॉन्च करना, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग और जो न्यूटन के तीनों नियम है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसमें जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो चलती ट्रेन से अचानक अगर उतर जाएँ तो व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है अगर जैसे शीशा है, शीशा के ऊपर अगर बुलेट मारी जाती है तो छेद हो जाता है, और शीशा टूटता नहीं, छेद हो जाता है, तो ये भी न्यूटन का पहले नियम का उदाहरण है। तो अगर वहीं पर दूसरा नियम की हम बात करें तो उसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं। और संवेग के नियम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो क्रिकेट खिलाड़ी है अगर कैच पकड़ता है तो वो कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे कर लेता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल है। और तीसरे नियम का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसमें जो रॉकेट लॉन्च करना ये उसी का एग्जाम्पल है। और बंदूक में पीछे की ओर जो धक्का लगता है ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और कुएं से जब पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला जब पीछे की ओर गिर जाता है तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और न्यूटन का तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 73 पे। इसमें कह रहा है उपरोक्त व्यंजक का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए नीचे इसका। तो यहाँ पर देखिए ए से माइनस है, बी से माइनस, बी से प्लस बी और माइनस सी से प्लस सी कट कर ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है जीरो से पूरा मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। फिर देखिए अपॉन में 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए बचा हुआ है, और ऊपर बचेगा 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जो कि हर के बराबर है एकदम। तो इसमें अंश और हर बराबर हो जाएंगे तो कटकर 1 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। यहाँ पर पूछ रखा है विषम को चुने, तो यहाँ पर वाटर इमेज दे रखा है, जैसे टी का टी दे रखा है, वी का वी है, सही है, ए का ए है, लेकिन यहाँ पर एन का एन नहीं है, उसी तरीके से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर ये विषम है, तो सी वाला विषम है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है 75 नंबर पे बोल रहा है, देखिए जूम कर दें। तो इसमें कह रहा है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है तो कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब वनस्पति विस्तार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, वनस्पति विस्तार। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे चलें तो इसमें कह रहा है पौधों में लचीलेपन का कारण रिक्त स्थान ऊतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलन काइमा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो जाइलम है तो जाइलम की बात करें तो जो जाइलम द्वारा जल और उसके घुले लवड़ों का जो संवहन होता है इसी के द्वारा होता है, और ये जाइलम जो है ये निर्जीव ऊतक होता है। वहीं पर अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित जो भोज्य पदार्थ है उसका संवहन होता है, और फ्लोएम एक सजीव ऊतक है। तो इन पॉइंटों को हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 77 पे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें कह रहा है 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें फीमेल एम्पावरमेंट का ये विषय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा हमारा, फीमेल एम्पावरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 78 पे। इसमें कह रहा है कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर कार्य पूछ रहा है, तो अगर इस बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो अगर वेट दिया हो और गति दी होती है तो वहाँ पर हो जाता है हाफ mv²। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 गति दे रखी हैं, ये जो है ये हमारी प्रारंभिक गति है, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, और ये अंतिम स्पीड है हमारी, तो इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो हमारा अगर, और ये m है, मास द्रव्यमान हमारा 1 kg है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो किया गया कार्य है उसको निकालें तो जो w इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu², क्योंकि यहाँ पर 2 स्पीड दे रखी हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को रखें, तो यहाँ पर हाफ m हमारा 1 है और v हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 और 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस 8 बराबर हमारा 24 जूल निकल कर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 24 जूल। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर अगर अभाज्य संख्याओं के युग्म की बात करें तो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं जिनका जो मतलब वो अभाज्य संख्याएं हों लेकिन उनका अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, बट इन दोनों का अंतर 2 नहीं है। ये अभाज्य संख्याएं दोनों हैं और अंतर 2 है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ये भी देखिए ये गलत हो जाएगा, अंतर 2 नहीं है, यहाँ पर भी अंतर 2 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का युग्म याद रखना हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा का पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो ये जो है ये वामावर्त का नियम है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। इसका मतलब है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो सबसे तेज सॉलिड में चलती है, इसका मतलब सॉलिड का मतलब ठोस में चलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा हमारा। और अगर यहीं पर हम लोग बात करें वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है आपसे पूछ ले तो 332 मीटर पर सेकंड चाल होती है एयर में हमारी। ठीक, तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे चलते हैं। तो 82 में कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रिक्त स्थान विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कितनी महिलाओं को, तो 112 महिलाओं को इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो ये देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी कंपनी शासन का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं हम लोग। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका आप लोग फोटो देख लीजिए, और ये कुश्ती से रिलेटेड है। जो सत्यव्रत कादियान है ये एक रेसलर है। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मासा ज्ञात कीजिए। जो ये भिन्न दे रखी हैं इनका मासा ज्ञात करना, तो बहुत ही सिंपल होता है। मासा जो होता है वो अंश का मासा, पहले मासा का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला जो होता है वो अंश का मासा होता है। अंश जो जैसे इसमें अंश दिया है 2, 8, 10, 32, तो इसका मासा हो जाएगा मतलब अंश का मासा, और अपॉन में हर का लासा। हर कौन से हैं 3, 9, 27, 81, हर का लासा। तो यहाँ पर अगर देखें अंश का लासा, तो लासा ये 8 2 से डिविजिबल है, 5 ये भी 10 भी और 32 भी, तो जो अंश का मासा है वो हमारा हो जाएगा 2। और अगर हर का लासा की बात करें तो लासा देखें अगर निकाल कर तो 81 आएगा। तो इस तरीके से 2/81 हमारा मासा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो अवधारणा जो दे रखी है इसमें कह रहा है छात्र 2 के नोट्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो ये तो सही है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं इसीलिए मांगा होगा। फिर जो
अवधारणा सेकंड है, इसमें कह रहा है छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो देखते हैं, जो केवल अंतर्निहित एक करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। सतवर्षीय मतलब 7 वर्षों का युद्ध, ठीक है। तो किन देशों के मध्य लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। तो यहीं पर अगर इसके कुछ प्लस पॉइंट के बारे में हम लोग देख लें, तो ये जो युद्ध था ये 1754 से और 1763 के बीच में, सॉरी हाँ 1763 के बीच में लड़ा गया था। लेकिन 7 वर्षों की जो अवधि है वो केवल हमारी 1756 से ली जाती है। 1756 से और 1763 के बीच की अवधि को ली जाती है, क्योंकि इस बीच में जो युद्ध की तीव्रता थी वो अधिक थी, ठीक है। इसीलिए ये 7 वर्षों का जो युद्ध है इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। डेट भी आप लोग याद रखना, 756 से 763 तक। तो 88 पे हम लोग चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन है। तो उस टाइम का देखिए जो करंट अफेयर था, ये 2017 की बात है, ठीक है, 2017-18 की बात है। तो उस टाइम पे अमेजन था, तो अमेजन ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। लेकिन अब भी हम लोगों का 2022 का करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो अगर पूंजी की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर इस समय 2022 में एप्पल है। एप्पल सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, और थर्ड पे जो है वो हमारी सऊदी अरामको ये कंपनी है। तो देखिए एप्पल को तो पता है क्या बनाती है, फ़ोन बनाती है और मल्टीमीडिया डिवाइसेस बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको विंडोज़ बोलते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वो बनाती है। और जो सऊदी अमेरिको ये जो है ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन करती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि जो रिचेस्ट पर्सन है वो कौन सा है इस समय, तो एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के इस समय सबसे नंबर 1 पे रिचेस्ट पर्सन है। फिर एलॉन मस्क के बाद जेफ बेजोफ हैं जो अमेजॉन के संस्थापक हैं, और तीसरे पर जो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है जो ए पाइप है उसको 22 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, और बी है उसको 33 घंटे लगते हैं टंकी को भरने। अगर तो 22 और 33 का हम लोग एलसीएम ले लें तो जो टंकी की कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर, तो 66 जो लीटर है वो कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। अगर यहीं पर हम लोग क्षमता देख लें कि ए 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, तो 22 और 66, तो 66 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 निकल कर आ जाएगा, 3 लीटर प्रति घंटा। उसी तरीके से बी की हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो 2 लीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो वहीं पर अगर हम लोग प्रश्न पे दोबारा चलें तो प्रश्न में कह रहा है कि जो ए है वो 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग अगर मान लें कि टंकी को भरने में एक्स घंटे लगेगा, माना एक्स घंटा जो लगेंगे, एक्स घंटे लगेंगे, तब जो अगर ए जो है वो 3 लीटर हम लोग पर घंटे निकाले हैं और प्लस में जोड़ दें बी जो है वो 2 घंटे प्रति घंटे की मतलब कैपेसिटी से भर रहा है, ठीक है। तो टोटल जो है 66 लीटर पानी भरना है। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा मतलब क्वेश्चन में कह रखा कि जो ए है वो कितने घंटे काम करता है, तो हम लोग एक्स घंटे माने हैं, लेकिन वो 3 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। तो एक्स इंटू 3 प्लस बी जो है वो एक्स घंटा पूरा काम करेगा 66। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स जो निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हम लोग 15 घंटे हो जाएगा, टंकी को भरने में 15 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 15 घंटे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस में 17। अब इसका जो ये समीकरण है इसका मान हो जाएगा 1, कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान हो जाएगा 1 प्लस 17, ये क्या हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा। अब 17 प्लस 1 हो जाएगा 18 बराबर एक्स। अब हमको एक्स स्क्वायर निकालना मतलब 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 × 64 मतलब 4 आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट देखें तो 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में है। तो ऐसे यूनिट डिजिट से करेंगे टाइम कम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा 324। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इसमें क्या 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको बहुत ईजी मेथड से करके दिखाएंगे। तो हमको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन से हमको कोई मतलब नहीं लेना है। हमको ज़रूरत है यहाँ पर 1 जनवरी और 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो हम लोग ऐसी सेंचुरी मतलब जैसे पहले ये सन देख लेते हैं, सन 2010 है, सन 2010 से पहले का जो सेंचुरी है उसको हम लोग ढूंढते हैं कि वो 400 से कौन सी सेंचुरी डिविजिबल है। तो जैसे ये 2000 है, 2000 400 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 4, 5, इसी तरीके से हम लोग 9 तक चलेंगे, 6, 7,
8 9, ये 9 हो जाएगा 2009, और प्लस में 2010 का 1 जनवरी है, इसलिए 1 जनवरी। ठीक है, अब इतने सन हमने लिख लिए हैं। अब इन सनों का हमको ऑड डे पता है। कैसे? जो 400 से डिविजिबल होता है उसके ऑड डे होते हैं 0। जो एयर हमारा 400 से डिविजिबल होता है उसके ऑड डे होते हैं 0। फिर 2001, ठीक है, 2001 जो है वो नॉर्मल एयर है, इसलिए इसमें हमारे जो ऑड डे हो जाएंगे वो हो जाएगा 1। और यहाँ पर 2002 में ऑड डे हो जाएंगे हमारे 1, 2003 में भी ऑड डे 1 हो जाएगा। 2004 जो है इसमें 2 ऑड डे होंगे क्योंकि ये एक लीप ईयर है। फिर 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, और 2008 भी लीप ईयर है, इसलिए इसमें 2 ऑड डे हो जाएंगे। और 2009 में 1 ऑड डे होगा, और 1 जनवरी का 1 ऑड डे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल ऑड डे मिला लें यहाँ पर, तो टोटल ऑड डे जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 12। ऑड डे जो हैं हमारे वो हो जाएंगे 12। अब इस 12 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से 12 डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 जो है वो ऑड डे निकल कर आ जाएगा। 5 ऑड डे मतलब 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का 5वां दिन होगा। और सप्ताह का 5वां दिन हम लोग कैसे काउंट करेंगे? तो सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो सोमवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सप्ताह का 5वां दिन है वो कौन सा है? तो सोमवार से 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? तो शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया बहुत ही ईजी मेथड से कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में इसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो इसमें दे रखा है घोड़ा, बंदर, बाघ। ये देखिए तीनों जंगली जानवर हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मार्क टुली। मार्क टुली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था रेड इंक का। तो अगर यहीं पर हम लोग रेड इंक का जो 2021 का अवार्ड है किसको दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको मिला है? तो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं प्रेम शंकर जो हैं उनको मिला है, प्रेम शंकर झा को। ठीक है, 2021 का अगर हम लोग करें तो प्रेम शंकर झा को मिला है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा पैटर्न के करीब जैसा दिखता है? तो यहाँ पर देखिए प्लेट है, प्लेट के ऊपर कप है। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पर प्लेट के ऊपर कप टेढ़ा कर दिया गया, मतलब उलट के रख दिया गया है, बेड़ा कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर उलट के रख दिया गया, यहाँ पर भी बेड़ा है। लेकिन अगर करीब की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लेट के ऊपर कप है, ग्लास है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया। तो ए वाली जो आकृति है वो सही है। तो ए कौन से ऑप्शन पे है? सेकंड ऑप्शन पे है। तो इस तरीके से जो है 94 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो अगर यहाँ पर गर्म रक्त वाले की बात करें तो जो कबूतर है ये गर्म रक्त का है, मगरमच्छ ये है ये ठंडे रक्त का है, मछली ठंडे रक्त की है, और मेढक ठंडे रक्त की है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग प्लस पॉइंट की बात करें तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल याद रखते हैं जो गर्म रक्त के जीव होते हैं। तो जैसे पक्षी होती हैं, वो जितनी भी पक्षियाँ हैं वो सब गर्म रक्त की होती हैं। स्तनधारी जितने होते हैं वो गर्म रक्त के होते हैं, और कुत्ते भी गर्म रक्त के होते हैं। तो अगर वहीं पर हम लोग बात करें जो कोल्ड ब्लडेड जीव जंतु होते हैं उनके बारे में देखें तो ठंडे रक्त वाले जीव जैसे मछली होती हैं, सरीसृप होते हैं, और उभयचर जो होते हैं वो हमारे ठंडे रक्त वाले जीवों के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह बल जो परिक्रमी पिंड पर केंद्र की ओर कार्य करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब केंद्राभिमुख बल। ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिया गया प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एंगल ABC का मान क्या है? एंगल ABC मतलब एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है सूचना, अगर पहली डायग्राम नहीं दिया होगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड में अगर ये एंगल जो ये वाला एंगल दे दिया है 60 डिग्री, तो एक्स बराबर भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। जो एंगल एक्स है वो भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एक और दोनों ही पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। तो उसमें कह रहा है उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो यहाँ पर अगर बात करें थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पर विराट कोहली को छोड़कर जो बाकी के तीनों हैं ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं हमारे, और विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर प्लेयर। तो इसलिए विराट कोहली जो है ये तीनों से डिफरेंट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो इसमें प्रश्न दे रखा है और इसमें प्रश्न दे रखा है और विकल्प दे रखे हैं। तो एक ग्लास है और ग्लास में इस तरीके से कुछ बना है। तो यहाँ पर देखिए ग्लास है, इसमें ग्लास है लेकिन एक ही तरफ बना है, ये है। तो यही समानता दर्शा रही, जो बी है यही दर्शा रही। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड पे है। तो सेकंड इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे चलते हैं। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन से निहित हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसमें कथन दे रखा है, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। धारणा यह है पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, तो सही है। फिर कह रहा है पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो 1 और 2 दोनों निहित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरीके के और भी जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर हैं उनका सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशनल के लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।